जाने का तजर्बाकारों ने किया था ऐलान, वो अब तक साबित हुआ है बहरान दर बहरान का एक नया जहान। इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो आईटी की, वो सऊदीया की ऑयल एक्सपोर्ट से बढ़ चुकी है। पाकिस्तान के अंदर कुछ चैलेंजेस हैं। 80% हैं वो ऐसी वर्कफोर्स नहीं है जिसको सॉफ्टवेयर हाउसेस जो हैं वो ये कहें कि हाँ कि उनको हायर किया जा सकता है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मेरे मुंह में खाक कि अभी तो आप करेंगी फलां शाहरा को गिरवी रख लो, फलां इमारत को रख लो, फलां मोटरवे को गिरवी रख लो, फिर आप ये कहेंगे कि जनाब अच्छा ऐसा करते हैं कि फलां पहाड़ जो है वो गिरवी को हिंदू कश को गिरवी रख लेते हैं, फिर आप कहेंगे जनाब को कराक्रम को हम गिरवी रख। ये तरीका कौन सा है भाई? अब पाकिस्तान की आवाम है 22 करोड़, 22 करोड़ में से 12 करोड़ अनपढ़ हैं, जाहिल है सारे। बहुत ज़्यादा लाइट आती नहीं है, नींद भी नहीं पूरी होती और हर काम उल्टा हो रहा होता है। सुबह ऑफिस आने के लिए लाइट नहीं होती, कपड़े वगैरह प्रेस करने के लिए रात को नींद नहीं पूरी होती, रात को नींद भी नहीं पूरी होती। डिप्रेशन होता है। ये सब कुछ डिप्रेशन ही तो है। चीनी महंगा हो गया, हम गरीब रोडों पे आ गए हैं बिल्कुल। कुछ दशक पहले पूरी दुनिया में हिंदुस्तान सिर्फ बॉलीवुड के लिए जाना था। तब क्या कहती थी दुनिया कि हिंदुस्तानियों को फिल्में बनाने के अलावा और आता क्या है, मूवीज़ बनाने के अलावा और आता क्या है। धीरे धीरे इंडिया ने आईटी सेक्टर में और बीपीओ सेक्टर में अपनी महारत जमाई और उसके बाद अब आप देखो नॉन आईटी सेक्टर में भी ज़बरदस्त तरीके से इंडिया रिकॉर्ड तोड़ जो है वो प्रोग्रेस कर रहा है। अब लेकिन ये चीज़ जो थी ये सबकी नींदें उड़ाने वाली थी, खास तौर पर पाकिस्तानियों की भी और अरबी देशों की भी। वो भी दहल गए कि हिंदुस्तान के पास में कोई तेल का कुआं नहीं है, हिंदुस्तान के पास में कोई वो जो कहते हैं ना करिश्मा नहीं हुआ, या हिंदुस्तान को कोई तोहफा नहीं मिला है किसी से कि भाई जैसे कहते हैं ना कि खाली अरबों को ही तोहफा मिला है, वैसा नहीं मिला। उसके बाद भी कई सारे ऐसे दुनिया में देश हैं जो अरब कंट्री से आज के टाइम पे कम तेल खरीद रहे हैं लेकिन इंडिया से ज़्यादा खरीद रहे हैं, जिसका सस्ता दाम पे मिलना ये भी एक कारण है, लेकिन ये अकेला कारण बहुत है सबको दहलाने भर के लिए। 10 रुपए फी यूनिट कराची वालों को बिजली महंगी मिलेगी। अच्छा 10 रुपए महंगी ही सही, मगर कराची में बिजली मिल किसको रही है? मैं 500 दफा कह चुका हूं कि कराची और बंगाल में अब कोई फर्क नहीं है। कि जनाब जहां आपके पास इकोनॉमिक गैप जो है एक्सपोर्ट्स का और इंपोर्ट्स का बढ़ता चला जाएगा और नतीजा ये होगा कि आप डेफिसिट में चले जाएंगे। डेफिसिट में चले गए तो मालूम हुआ कि आपकी इकनॉमी फिर बैठ गई है, तो फिर आपके पास फिर सोचेंगे कि जनाब हम कौन कौन सी चीज़ें गिरवी रखें। आप लगता ये है कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मेरे मुँह में खाक कि अभी तो आप करेंगी फलां शाहरा को गिरवी रख लो, फलां इमारत को रख लो, फलां मोटरवे को गिरवी रख लो, फिर आप ये कहेंगे कि जनाब अच्छा ऐसा करते हैं कि फलां पहाड़ जो है वो गिरवी को हिंदू कश को गिरवी रख लेते हैं, फिर आप कहेंगे जनाब को कराक्रम को हम गिरवी रख। ये तरीका कौन सा है भाई? कंज्यूमर भुगत रहा है और आम इंडस्ट्रियल कंज्यूमर भुगत रहा है, तो आपको कब तक ये बर्दाश्त करेंगे लोग? मेरे ख्याल में मुल्क की मईशत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इस पाकिस्तान में सबसे ज्यादा रोजगार टेक्सटाइल में कहा जाता है, क्योंकि इससे बहुत सी और सनतें भी जुड़ती हैं और पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट यानी पाकिस्तान की कमाई डॉलर्स की मद में वो भी टेक्सटाइल के शोबे से होती है। इस वक्त हाल यह है कि 400 के करीब टेक्सटाइल मिल्स बंद हो गई हैं, बंद हो चुकी हैं, जिसमें हजारों लोग काम करते होंगे और उनका रोजगार भी छिन गया है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो आईटी की, वो सऊदीया की ऑयल एक्सपोर्ट से बढ़ चुकी है। उसने बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रो किया एंड देयर द रीजंस बिहाइंड इट। क्योंकि अगर आप इंडिया को देखें ना तो इंडिया के अंदर आईटी के अंदर पूरा इकोसिस्टम डेवलप हुआ, जो अब आके समहाउ पाकिस्तान में ई कॉमर्स के अंदर इन वन वे अनदर जो है डेवलप हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर कुछ चैलेंजेस हैं। एज पर द पाशा हर साल 25,000 आईटी ग्रेजुएट्स जो हैं वो ग्रेजुएशन करते हैं। बाकी जो 80% हैं वो ऐसी वर्कफोर्स नहीं है जिसको सॉफ्टवेयर हाउसेस जो हैं वो ये कहें कि हाँ कि उनको हायर किया जा सकता। ये जो पहला यूनिकॉर्न बन रहा है तो वो पहले 4-5 साल पहले बना है और अब देखें कि उसके बाद एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है। पहले इंडिया में भी नहीं थे, लेकिन वो जो आपके पास जो स्टार्टअप्स बनते हैं ना, ऐसे स्टार्टअप जो यूनिकॉर्न बने, उनसे पहले एक जो ब्रीडिंग ग्राउंड तैयार होता है उसके ऊपर छोटी छोटी एसएमईज डेवलप होती हैं और उन एसएमईज की वजह से एक नेटवर्क एसएमईज का डेवलप होता है और उसके अंदर से फिर ये पॉसिबिलिटीज निकलती हैं कि इनमें से कोई यूनिकॉर्न निकल सकता है। सुबह सराज से लेके बलोचिस्तान तक इतने लोग परेशान हैं। कल कराची में इतना शदीद एहतजाज हुआ है कि पुलिस वालों ने लाठियाँ मारी हैं, वो खतून मर गई है। इस चीज़ का किसी ने नोटिस लिया है? मीडिया में हर लोग आते हैं, टॉप शो बनाते हैं, वजीर आते हैं, मिनिस्टर आते हैं, शहबाज शरीफ साहब आते हैं, लेकिन मसला ये है कि जो भी गवर्नमेंट हो उस गवर्नमेंट को चाहिए कि गरीब आवाम के मसाइल हल करें, आवाम के मसाइल हल करें। देखें लोग रोडों पर टायर जला रहे हैं,
रास्ते बंद होते हैं, कोई इंसान मरीज रास्ते में मर जाता है। लेकिन हुकूमत को हमारे भी कुरान पाक में कहा गया है कि जैसी अवाम होगी उसे वैसा ही हुक्मरान मिलेगा। तो अगर वहाँ की अवाम अपने मुल्क के साथ लॉयल है तो डेफिनेटली मोदी भी अपने मुल्क के साथ लॉयल है। इंडिया देखिए जी, हमारे खान साहब ने भी बड़ी उम्मीदें दिलाई थी कि मैं नया पाकिस्तान बनाऊंगा। बहुत कुछ उन्होंने हमें ख्वाब दिखाए थे, लेकिन अफसोस कि अभी कोई भी ख्वाब पूरा नहीं, सब चकनाचूर हो गए हैं। तो चाहिए था खान साहब को भी चाहिए था यार कुछ तो चेंज करते ना यार। फिर खैर ये लॉकडाउन कोरोना वरोना इसकी वजह से बड़ी टेंशन, लेकिन स्टिल अभी भी ना हम लोग अभी इस जो हमारे खौल है ना उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे। भाई चूँकि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, इसलिए जमहूरी डाकुओं ने अवाम पर एक और शब खून मारा है। कराची के शहरियों पर मज़ीद एक बिजली गिराई गई है और आप ये देखिए कि हातिम ताई की कब्र पर लात किस अंदाज में मारी गई है। 11 रुपये 34 पैसे इजाफे की दरख्वास्त नेपरा को वसूल हुई थी, ताहम नेपरा ने हातिम ताई के मामू होने का हक अदा करते हुए कहा कि नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा है। लोडशेडिंग तो आपको अंदाज़ा है 16 घंटे 18 घंटे लोडशेडिंग हो रही है। ये कभी कभी आती है बिजली दिखाने के लिए कि मैं हूँ। अगर बिल को देखा जाए तो बिल जो है ना लाखों में पड़ते हैं, और एक गरीब आदमी क्या करेंगे? वो 5 रुपये दिहाड़ी कमाता है, वो 500 दिहाड़ी में अपना खाना खाएं, मेडिकल करे या बच्चों को स्कूल पढ़ाए। लोडशेडिंग जो है अपने ठंडे पानी से बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, लोड शेडिंग आजकल एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे वसाइल जन्म ले रहे हैं और स्पेशली जो गरीब हैं, जो रोज़गार के लोग हैं, उनका रोज़गार इस वजह से बिल्कुल ख़त्म होने वाला है। 14 खरब का टारगेट देकर के कराची वाले भी इतने बड़े बेवकूफ़ हैं कि 16 खरब रुपए जमा करा दिए कौमी ख़जाने में। किस लिए? इसलिए कि हमें बड़ा सर्टिफिकेट मिलेगा कि देखो हमने नेशनल एक्सचेकर में कितना। ये तो सोच लो कि तुम्हारी इन पैसों से क्या अय्याशियाँ हो रही हैं और तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा। आप ये सोचिए कि इस मुल्क का जो इस वक्त मसीहा है वो कह रहा है कि कौम परेशान ना हो, हम मुश्किल से निकल आए। शहबाज शरीफ भाई, तुम मुश्किल में थे कब? तुम्हारी अगली पिछली 700 नस्लें कब मुश्किल में थी? तुम लोग तो मजे ही करते रहे हो कि कोई एक हुकूमत वो यहां पे ये सोच के आई है कि उसने अवाम को रिलीफ देना है। जो ये आएंगे, पिछले वाले ये सोच करके आए थे। मुझे और आपको तो ये बताया और पढ़ाया गया था कि नवाज शरीफ चोर और आसिफ अली जरदारी डाकू है। वो चोर और डाकू कहां है? एक के हाथ में सिंध है और दूसरे के हाथ में पंजाब भी है और उसके भाई के हाथ में जो है वो पूरा पाकिस्तान इस वक्त है। मुल्क में जो माशी बदहाली है वो बढ़ती चली जा रही है। 400 मिल्स बंद हो रही हैं, हज़ारों मजदूर बेरोज़गार हो गए हैं और मामला सिर्फ यहीं तक नहीं उतना। एक्सपोर्ट $1 अरब कम होने का खदशा है, मजीद गैस बहरान, बिजली बहरान नज़र आ रहा है। नहीं, मेरा ख्याल है कि ये तमाशा कर रहे हैं और आवाम के साथ मजाक कर रहे हैं और खिलवाड़ कर रहे हैं। ये हुकूमत सरासर खिलवाड़ कर रही है और इंडस्ट्री को बर्बाद कर रही है, एग्रीकल्चर को भी बर्बाद कर रही है, ज़राअत के साथ भी तमाशा हो रहा है। ये क्या तरीका हुआ कि जनाब आप लोगों को आप प्रोडक्शन बंद करने के लिए एक तो आप कीमत बढ़ा रहे हैं और कीमत इतनी ज़्यादा कर रहे हैं बिजली की और इतनी ज़्यादा पेट्रोल की और इस तरह की चीज़ें, और फिर उसके बाद बिजली की फराहमी रोक देते हैं आप। अगर आप इन अरब देशों को थोड़ा ध्यान से देखो, पहली बात तो तेल निकलने के पहले इनके यहाँ पर कोई एक इन्होंने बहुत अच्छी एक इकलौती इमारत भी बना ली हो तो वो भी इतिहास के दस्तावेजों में चीज़ को ढूंढना बहुत अपने आप में मुश्किल हो जाता है। उसके बाद भी चलो तेल निकल आया, ऑयल बूम बहुत बड़ी चीज़ थी, ऑयल बूम बहुत बड़ा वरदान था। अगर आप समझ लो हिंदुस्तान में ऐसा कुछ हुआ होता तो हिंदुस्तान में उसके कितने सारे और उससे उस पैसों से और कितने सारे व्यापार या फिर अलग अलग बिजनेस में अपनी पकड़ जमाई होती। अगर आप देखो जितने अरब कंट्रीज़ हैं, अगर एक देश यूएई को अगर हम छोड़ दें और उसने भी एक शहर बसा लिया दुबई नाम का, जिसको हम कह सकते हैं कि हाँ भाई चलो कम से कम इसके पास में इतनी अकल है कि ये सिर्फ पेट्रोल का नहीं खा रहा, इसने टूरिज़्म को भी अपना बहुत बड़ा जो है वो सोर्स ऑफ इनकम बना लिया। उसके अलावा जितने देशों में पेट्रोल निकला उनका क्या हुआ? कईयों के पास तो आज तक भी कई सारे देशों में आप देखोगे या तो रशियन कंपनी है जो तेल निकालने का काम कर रही है, या तो अमेरिकन कंपनी है, या तो चाइनीज़ कंपनी है जो वहाँ से तेल निकालने का काम कर रही है। वो खुद इतनी भी समझ नहीं है कि वो वहाँ से खाली तेल निकाल भर ले, खाली ज़मीन है और ज़मीन के नीचे का तेल का मालिक है, इस वजह से सब कुछ है। जिस तरह से आप देखो कतर, कुवैत, बहरीन टाइप के जितने देश हैं, छोटे छोटे देश, इन्होंने जितना अमूमन इंडिया में कोई एक शहर जितना बड़ा होता है उतने बड़े एरिया को ज़बरदस्त तरीके से चमका रखा है, जो कि चमका रखा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन अगर आप सोचो इंडिया ने
1947 के बाद से अब तक में जितना भी प्रोग्रेस किया है, जितना डेवलपमेंट किया है, सारे बड़े शहरों को, सारे बड़े शहर भी छोड़ दो, टॉप 10 शहर को अगर हम देख लें इंडिया के, उसमें जितना डेवलपमेंट हुआ है 47 से लेकर अब तक, अगर आप सोचो वो सब का सब इकट्ठे किसी एक जगह पर डेवलपमेंट कर दिया गया होता, सारा फंड लगा दिया गया होता, तो वो दुबई से क्या दुनिया के शायद सबसे बड़े शहरों में, सबसे डेवलप्ड शहरों में होता, और वहाँ पे टूरिज्म भी उसी हिसाब से हो रहा होता। लेकिन खैर वो प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है पॉलिटिक्स की वजह से इंडिया की। जैसे आप देख लो आंध्र प्रदेश में अमरावती बन रही थी ना, कितना कमाल का प्रोजेक्ट होता अमरावती, लेकिन जो बना रहे थे उनको ही सत्ता से दूर कर दिया गया। इसके कई सारे कारण थे, लेकिन एक बड़ा कारण ये भी था कि एक ही शहर में क्यों विकास होगा, पूरे स्टेट में होना चाहिए। खैर इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।